एंटनी ने एक पल के लिए चौंकाने वाले नजारे को देखा और फिर कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए रईस इरोस। आपने मेरे लिए एक मिसाल कायम की है। मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए? तू मेरे लिथे कुछ न कर सका। ऐसा कहकर उसने अपने सेवक की तलवार ले ली, हाथ उसे अपने शरीर में डुबो दिया और पास के एक छोटे से बिस्तर पर लड़खड़ाते हुए गिर गया। एक बेहोशी में उस पर उसे जानलेवा घाव मिला था। हालांकि दबाव जो उस स्थिति से उत्पन्न हुआ था जिसमें वह लेटा था, बिस्तर पर घाव को थोड़ा सा दबाया और खून का बहना बंद कर दिया। एंटोनी वर्तमान में फिर से अपने होश में आया और फिर भीख मांगने लगा और आसपास के लोगों से भीख मांगने लगा, उसे तलवार लेने और उसे उसके दुख से बाहर निकालने के लिए। लेकिन कोई नहीं करेगा। वह एक समय के लिए बहुत दर्द सहना और लगातार कराहना, जब तक लंबाई में एक अधिकारी अपार्टमेंट में आया और उसे वह कहानी सुनाई जो उसने सुनी थी। क्लियोपेट्रा की मौत सच नहीं थी कि वह अभी भी जीवित थी, अपने स्मारक में बंद थी और वह उसे वहां देखना चाहती थी। यह बुद्धि नए का स्रोत थी, उत्तेजना और उत्तेजना। एंटनी ने आसपास खड़े लोगों से उन्हें ले जाने के लिए कहा। क्लियोपेट्रा की मरने से पहले वह उसे एक बार फिर देख सके। वे से सिकुड़ गए। कोशिश करना, लेकिन कुछ हिचकिचाहट और देरी के बाद उन्होंने इसे करने का फैसला किया। उसे हटाओ। सो उन्होंने उसे गोद में लिया और मूर्छित और मरते हुए उसे उठा ले गए और उसके लहू से उनके मार्ग को कब्र की ओर चिन्हित किया। क्लियोपेट्रा पार्टी को अंदर जाने देने के लिए गेट नहीं खोलती थी। पूरे शहर में कोहराम मच गया था और ऑक्टेवियस द्वारा किए जा रहे हमले के आतंक के माध्यम से भ्रम। यह और वह नहीं जानती थी कि विश्वासघात का क्या इरादा हो सकता है, इसलिए चली गई ऊपर एक खिड़की तक और रस्सियों और जंजीरों को उतारकर उसने उन्हें निर्देशित किया। नीचे मरते हुए शरीर को उनके साथ बांधने के लिए कि वह और उसके साथ दो महिलाएं इसे खींच सकता है। यह किया गया था। जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने कहा कि यह सबसे ज्यादा था। देखने के लिए दयनीय दृष्टि, क्लियोपेट्रा और उसकी महिलाएं थकने से ऊपर, घायल और खून से लथपथ पीड़ित को दीवार पर चढ़ाने की शक्ति, जबकि जब वह खिड़की के पास पहुंचा तो धीरे से अपनी बाहें उनके पास उठाईं ताकि वे हो सकें उसे अंदर उठाएं। महिलाओं के पास शरीर को ऊपर खींचने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, पर एक बार ऐसा लगा कि प्रयास छोड़ना होगा। लेकिन क्लियोपेट्रा एंटनी की बाहों को पकड़ने के लिए जहां तक हो सके खिड़की से नीचे उतरी और इस प्रकार बड़े प्रयास से वे अंततः उसे अंदर ले जाने में सफल हुए। उसे एक खाट पर ले गया जो ऊपर के कमरे में थी जिसमें से खिड़की थी, खोला और उसे नीचे रखा, जबकि क्लियोपेट्रा ने अपने हाथों को मरोड़ा और अपने बाल फाड़े और अत्यंत चुभने वाला विलाप और रुदन किया। वह मरने पर झुक गई। एंटनी दुख के सबसे दयनीय विस्मयादिबोधक के साथ लगातार रो रहा है। वह अपने चेहरे को नहलाया जो खून से लथपथ था और व्यर्थ प्रयास किया। उसका घाव। एंटनी ने उनसे शांत रहने और अपने भाग्य पर शोक नहीं करने का आग्रह किया। उसने कुछ शराब मांगी। वे उसे उसके पास ले आए और उसने उसे पी लिया।
फिर उसने क्लियोपेट्रा से उसे बचाने के लिए विनती की। जीवन अगर वह संभवतः ऐसा कर सकती है और ऑक्टेवियस के साथ कुछ शर्तें या अन्य बनाने के लिए, ताकि जीना जारी रहे। इसके तुरंत बाद उनका देहांत हो गया। इस बीच ऑक्टेवियस ने एंटनी के घातक घाव के बारे में सुना था। खुद को दिया। पास में खड़े लोगों में से एक ने उस क्षण तलवार को जब्त कर लिया था। काम किया गया था और इसे ऑक्टेवियस के पास ले जाने और घोषणा करने के लिए जल्दबाजी की थी। उसे अपने दुश्मन की मौत। ऑक्टेवियस तुरंत क्लियोपेट्रा को अंदर लाना चाहता था। उसकी शक्ति। इसलिए उसने एक दूत को कब्र पर भेजा जिसने खोलने का प्रयास किया। उसके साथ वहां बातचीत करो। क्लियोपेट्रा ने संदेशवाहक के साथ कीहोल के माध्यम से बात की या दरारें, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका। दूत ने सूचना दी ऑक्टेवियस को ये तथ्य। ऑक्टेवियस ने फिर एक और आदमी को दूत के साथ भेजा और जबकि एक दरवाजे पर क्लियोपेट्रा और उसकी महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा था, नीचे दूसरे ने सीढ़ी प्राप्त की और प्रवेश पाने में सफल रहा। ऊपर खिड़की। क्लियोपेट्रा द्वारा इस युक्ति की सफलता की चेतावनी दी गई थी। उसकी औरतों की चीखें, जिन्होंने अधिकारी को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसने देखा चारों ओर और एक नजर में देख रहा था कि उसके साथ विश्वासघात किया गया था और वह अधिकारी था। उसे पकड़ने के लिए आकर उसने अपने लबादे से एक छोटा सा खंजर निकाला और वह करने ही वाली थी। उसे उसके स्तन में डाल दिया जब अधिकारी ने रोकने के लिए समय पर उसकी बाह पकड़ ली। झटका। उसने उससे खंजर ले लिया और फिर यह देखने के लिए उसके कपड़ों की जांच की। वहां कोई अन्य गुप्त हथियार छुपाया नहीं गया था। रानी के पकड़े जाने की सूचना ऑक्टेवियस को दी जा रही थी, जिसके लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया। उसे कड़ी हिरासत में ले लो। इस अधिकारी पर उसका हर संभव इलाज करने का आरोप लगाया गया था। शिष्टाचार, लेकिन उस पर और विशेष रूप से उस पर कड़ी और निरंतर नजर रखने के लिए। आत्मविनाश के लिए उसे किसी भी संभावित साधन या अवसर की अनुमति देने से बचें। इस बीच ऑक्टेवियस ने शहर पर औपचारिक कब्जा कर लिया और मार्च किया। सबसे भव्य धूमधाम और परेड के साथ अपने सैनिकों का सिर। राज्य की कुर्सी शानदार ढंग से सजाया गया। उसके लिए एक सार्वजनिक स्थान पर एक उच्च ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वर्ग और यहाँ वह बैठा हुआ था और उसके चारों ओर पहरेदार थे और लोग उसके चारों ओर बैठे थे। शहर उसके सामने प्रार्थना करने वालों की पोशाक में इकट्ठा हुआ और उसके सामने घुटने टेक दिए। फुटपाथ अपनी क्षमा याचना की और शहर को बख्शने के लिए उससे विनती की। इन याचिकाएं महान विजेता ने अनुग्रह पूर्वक प्रदान करने के लिए अनुग्रह किया। एंटनी के अधीन सेवा करने वाले कई राजकुमारों और सेनापतियों के बगल में आए। अपने सेनापति के शव की याचना करें ताकि वे उसे सम्मानपूर्वक दफन कर सकें। हालांकि ऑक्टेवियस ने इन अनुरोधों को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वह नहीं कर सकता। शरीर को क्लियोपेट्रा से दूर ले जाओ। हालांकि उन्होंने क्लियोपेट्रा को बनाने की छुट्टी दे दी। अंत्येष्टि के लिए इस तरह की व्यवस्था जो उसने ठीक समझा और उसे अनुमति दी। वह इस उद्देश्य के लिए अपने खजानों से इस तरह के धन को उपयुक्त करती है। इच्छित। क्लियोपेट्रा ने तदनुसार आवश्यक व्यवस्था की और उनके निष्पादन का पर्यवेक्षण किया, हालांकि शांति की किसी भी डिग्री के साथ नहीं। और संयम, लेकिन एक राज्य में इसके विपरीत अत्यधिक उत्तेजना और संकट की स्थिति में
वास्तव में वह इतने दिनों से असीमित और अनर्गल के अधीन रह रही थी। सनक और जुनून का प्रभुत्व वह कारण बहुत प्रभावी ढंग से अलग हो गया था और सारा आत्मनियंत्रण चला गया था। वह अब लगभग 40 वर्ष की थी और हालांकि उसकी अकथनीय सुंदरता के निशान बने हुए थे, उसका खिलना फीका पड़ गया था और रोने, चिंता और निराशा के प्रभाव से उसका चेहरा मुरझा गया था। वह एक शब्द में शरीर और दिमाग दोनों में वह केवल एक बार की बर्बादी और बर्बादी थी। गया था जब दफनाने की रस्में पूरी की गई और उसने पाया कि सब खत्म हो गया था। वह एंटनी हमेशा के लिए चला गया था और वह खुद निराशाजनक और बेमतलब थी। बर्बाद हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से दुख के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी छाती पीट ली और उसके मांस को इतनी बुरी तरह से नोच डाला और फाड़ डाला उसके द्वारा किए गए व्यर्थ प्रयासों में। अपनी निराशा की पराकाष्ठा में खुद को मार डालो कि वह जल्द ही आच्छादित हो गई थी। चोटें और घाव जो सूजन और सूजन के कारण उसे एक बना देते थे। देखने के लिए चौंकाने वाला तमाशा और उसे बुखार में फेंक दिया। उसने तब विचार की कल्पना की, जितना वह थी उससे अधिक बीमार होने का नाटक करना और इसलिए भोजन से इनकार करना और भूख से मरना। खुद को मौत के लिए उसने इस डिजाइन को अंजाम देने का प्रयास किया। उसने हर खारिज कर दिया चिकित्सा उपचार जो उसे पेश किया गया था और वह नहीं खाएगा और कुछ इसी तरह से रहता था। भोजन के बिना दिन। ऑक्टेवियस, जिसके लिए उसकी बंदी से संबंधित हर चीज थी, उसके परिचारकों द्वारा बारीकी से रिपोर्ट की गई, उसके डिजाइन पर संदेह किया। वह बहुत ही अनिच्छुक है कि वह मर जाए। उसे प्रदर्शित करने के लिए अपना दिल लगा लिया। रोमन लोग उसके राजधानी लौटने पर उसके विजयी जुलूस में वह तदनुसार उसके आदेश भेजे। यह आवश्यक है कि उसे उपचार के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। चिकित्सक द्वारा निर्धारित और उसके इन आदेशों को लागू करते हुए उसका भोजन लें। एक निश्चित खतरे के साथ जिसकी उसने कल्पना की थी कि उसका उस पर कुछ प्रभाव हो सकता है। और पाठक किस खतरे की कल्पना करता है, संभवतः एक तक पहुंचने के लिए तैयार किया जा सकता है। मन इतना डूबा हुआ, इतना हताश, इतना मनहूस जैसा उसका सब कुछ पहले से ही लग रहा था। खो गया, लेकिन जीवन और जीवन केवल एक असहनीय बोझ था। फिर क्या दिलचस्पी थी? वह अभी भी बची हुई है जिस पर खतरा मंडरा सकता है। ऑक्टेवियस किसी ऐसे रास्ते की तलाश में जिससे वह उस तक पहुंच सके, यह प्रतिबिंबित किया। वह एक माँ थी। जूलियस सीजर का बेटा सिजेरियन और सिकंदर क्लियोपेट्रा और एंटनी के बच्चे टॉलेमी अभी भी जीवित थे। ऑक्टेवियस ने कल्पना की थी कि में उसकी बर्बाद और बर्बाद आत्मा के गुप्त अवकाश में कुछ देर हो सकती है। मातृ स्नेह का सिद्धांत शेष है जिसे वह जीवन में आगे बढ़ा सकता है और कार्य। उसने तदनुसार उसे संदेश भेजा कि अगर वह चिकित्सक के सामने नहीं आई और उसका भोजन ले, वह उसके सब बच्चों को मार डालेगा। धमकी ने अपना असर दिखाया। उन्मत्त और उन्मत्त रोगी शांत हो गया। वह उसका भोजन प्राप्त किया। उसने चिकित्सक को सौंप दिया। उसके इलाज के तहत घाव ठीक होने लगे, बुखार कम हो गया और अंत में वह ठीक होने लगी। धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जब ऑक्टेवियस को पता चला कि क्लियोपेट्रा शांत हो गई थी और ऐसा लग रहा था एक मायने में स्वास्थ्य लाभ में, उसने उससे मिलने का निश्चय किया।
जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वह कमरा जहां वह कैद थी, जो लगता है कि अभी भी ऊपरी कक्ष था, उसकी कब्र पर उसने उसे एक कम और दयनीय बिस्तर पर सबसे मनहूस अवस्था में पड़ा पाया। हालत और बीमारी और बदहाली का ऐसा तमाशा दिखा रहा है कि वह उसे देखकर चौंक गया। वास्तव में वह लगभग पूरी तरह से विहीन दिखाई दी। कारण, जब ऑक्टेवियस अंदर आया तो उसने अचानक बिस्तर से छलांग लगा दी। अर्धनग्न के रूप में वह था और चोटों और घावों के साथ कवर किया और साथ में बुरी तरह से रेंगने याचक के भाव से उसके विजेता के चरणों में। उसके बाल उससे फटे हुए थे, सिर उसके अंग सूजे हुए और अस्त व्यस्त थे और यहाँ बड़ी बड़ी पट्टियां दिखाई दी। और वहाँ यह दर्शाता है कि इन छिपी हुई चोटों से भी बदतर चोटें थीं। इस सारी गंदगी और दुख के बीच से अभी भी उसकी किरण निकल रही थी। धंसी हुई आंखें उनकी पूर्व सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा हैं और उसकी आवाज अभी भी कायम है। वही अकथनीय आकर्षण जिसने इसे के दिनों में इतनी दृढ़ता से चित्रित किया था। उसका प्रधान ऑक्टेवियस ने उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। क्लियोपेट्रा ने फिर बात करना शुरू किया और उसने जो किया उसके लिए खुद को माफ कर दिया, एंटनी को अपने आचरण का सारा दोष देते हुए। हालांकि ऑक्टेवियस उसे बाधित किया और एंटनी को उसके अपराधों से यह कहते हुए बचाव किया कि यह उसकी इतनी गलती नहीं थी जितनी उसकी थी। उसने फिर अचानक अपना स्वर बदल दिया और अपने पापों को स्वीकार करते हुए दयनीय रूप से दया की याचना की। उसने ऑक्टेवियस से विनती की, क्षमा करें और उसे बख्श दें, जैसे कि अब वह मौत से डरती है और इसके बजाय उससे डरती है। इसे वरदान के रूप में चाहने के लिए। एक शब्द में उसका मन शिकार और शिकार बारी बारी से सबसे भिन्न और असंगत जुनूनों में से अब भय से अभिभूत हो गया था। उसने ऑक्टेवियस को प्रसन्न किया। उसने अपने सभी निजी खजानों की एक सूची निकाली और उसके पास जो कुछ भी था उसकी पूरी सूची के रूप में उसे दिया। उसका एक, हालांकि जेल्यूकस नाम के कोषाध्यक्ष जो पास खड़े थे, ने ऑक्टेवियस से कहा, वह सूची पूरी नहीं थी। क्लियोपेट्रा ने आरोप लगाया, उसने कई चीजें आरक्षित की, बड़ा मूल्य जिसे उसने नीचे नहीं रखा था। इस दावे ने इस प्रकार अचानक उसके दोहरेपन को उजागर करते हुए क्लियोपेट्रा को एक में फेंक दिया। हिंसक क्रोध, वह अपने बिस्तर से उठी और अपनी सेक्रेटरी पर सबसे ज्यादा हमला किया। उग्र ढंग, ऑक्टेवियस और अन्य जो यहाँ थे बीच में, और क्लियोपेट्रा को फिर से लेटने के लिए मजबूर किया। जो उसने किया, हर समय बोलती रही। जिस दुर्दशा में उसे गिरा दिया गया था, उस पर सबसे गंभीर शिकायतें। ऐसे समय में अपने ही नौकर द्वारा इस प्रकार अपमान किया जाना। अगर उसने कोई आरक्षित किया था, बात उसने कहा, उसके निजी खजानों में से, यह केवल उसके लिए उपहार के लिए था। वफादार दोस्त उन्हें ऑक्टेवियस के साथ हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक उत्साह से प्रेरित करने के लिए। उसकी ओर से ऑक्टेवियस ने उसे इस विषय पर कोई चिंता न करने का आग्रह करते हुए उत्तर दिया। जो कुछ भी उसने कहा, जो कुछ उसने रख छोड़ा था, वह सब उसे सेंटमेंट दिया और उसने प्रतिज्ञा भी की। अन्य मामलों में उसके साथ सबसे सम्मानजनक और विनम्र तरीके से व्यवहार करने के लिए। इस साक्षात्कार के परिणाम से ऑक्टेवियस बहुत प्रसन्न हुआ। यह स्पष्ट था, जैसा कि यह था। उसे लगा कि क्लियोपेट्रा ने मरने की इच्छा छोड़ दी है, कि वह अब पर
इसके विपरीत जीने की कामना करता है और उसे तदनुसार अपनी इच्छा में सफल होना चाहिए। रोम में अपनी जीत की कृपा करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना। उन्होंने उसी के अनुसार अपना बनाया। प्रस्थान की व्यवस्था और क्लियोपेट्रा को सूचित किया गया कि वह 3 दिनों में अपने बच्चों के साथ सीरिया जाने के लिए निकल पड़ी थी। ऑक्टेवियस ने कहा सीरिया, क्योंकि वह रोम की बात करके क्लियोपेट्रा को डराना नहीं चाहता था। हालांकि उसने अच्छी तरह से समझ गया कि अगर यात्रा एक बार शुरू हुई तो निश्चित रूप से कहाँ समाप्त होगी, और वह अपने मन में पूरी तरह से दृढ़ थी कि वह वहां कभी नहीं जाएगी। उसने एंटनी के मकबरे की एक विदा यात्रा का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए कहा। यह निवेदन प्रदान किया गया था और वह कुछ सेवकों को साथ लेकर कब्र पर गई। पुष्पमाला और फूलों की माला। कब्र पर उसका शोक नए सिरे से फूट पड़ा और हमेशा की तरह हिंसक था। वह जोर जोर से रोने के साथ अपने प्रेमी की मौत का शोक मना रही थी। विलाप जब वह कब्र पर माला रख रही थी और उन दिनों की प्रथा के अनुसार हव्य और धूप चढ़ाना दुख की अभिव्यक्ति, ये उसने प्रसाद चढ़ाते हुए कहा, आखिरी है। स्नेह की श्रद्धांजलि जो मैं आपको मेरे सबसे प्यारे भगवान को कभी भी दे सकता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बंदी और बंधुई हूँ और वे मुझे मरने न देंगे। वे मुझे हर घंटे देखो और मुझे दूर ले जाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने दिखाने के लिए जा रहे हैं। दुश्मनों, आप पर उनकी जीत की एक बिल्ला और ट्रॉफी के रूप में ओह मध्यस्थता प्रियतम। एंटनी, उन देवताओं के साथ जहां आप अब हैं, क्योंकि जो यहाँ पृथ्वी पर शासन करते हैं, मुझे पूरी तरह से त्याग दिया है। मुझे इस भाग्य से बचाने के लिए उनसे विनती करें और मुझे मरने दें। यहाँ मेरी जन्मभूमि में और इस कब्र में तेरे बगल में दफनाया जाए। जब इस उदास समारोह के बाद क्लियोपेट्रा फिर से अपने अपार्टमेंट में लौटी, वह पहले की तुलना में अधिक रचित लग रही थी। वह गई, स्नान और फिर उसने खुद को रात के खाने के लिए सुंदर रूप से तैयार किया। उसने रात के खाने का आदेश दिया था। उस रात को बहुत ही शानदार ढंग से परोसा जाना था। वह इन्हें बनाने के लिए स्वतंत्र थी। व्यवस्था उसके आंदोलनों पर प्रतिबंध के लिए जो लगाया गया था, पहले अब हटा दिए गए थे। उसका रूप और व्यवहार कुछ के लिए था। समय जैसे ऑक्टेवियस को यह मानने के लिए प्रेरित किया कि अब कोई खतरा नहीं था। वह आत्मविनाश का प्रयास करेगी। उसके मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उसके निर्देशों के अनुसार, उसके रीति रिवाजों के अनुरूप दरबार जब वह रानी थी, उसके कई परिचारक थे और उनमें से उसकी अपनी 2 औरतें थीं। ये महिलाएं लंबे समय से आजमाई हुई और वफादार नौकर थीं। और मित्रों, जब वह खाना खा रही थी तो एक आदमी टोकरी लेकर दरवाजे पर आया और उसने चाहा प्रवेश करना। पहरेदारों ने उससे पूछा कि उसकी टोकरी में क्या है। उसने उन्हें जाने देने के लिए इसे खोला। देखना, और ऊपर से बिछी कुछ हरी पत्तियों को उठाकर उसने दिखाया। सिपाहियों को कि टोकरी अंजीरों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि के लिए थे क्लियोपेट्रा का रात का खाना। सैनिकों ने यह कहते हुए अंजीर के रूप की प्रशंसा की। वे बहुत अच्छे और सुंदर थे। उस आदमी ने सिपाहियों से कुछ लेने को कहा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उस आदमी को अंदर जाने दिया। जब रात का खाना था समाप्त हो गया,
क्लियोपेट्रा ने 2 महिलाओं को छोड़कर अपने सभी परिचारकों को विदा कर दिया। वे रह गया। थोड़ी देर बाद इनमें से एक महिला के लिए एक पत्र लेकर आई। ऑक्टेवियस, जिसे क्लियोपेट्रा ने लिखा था और जिसे वह पाना चाहती थी, तुरंत दिया। द्वार पर तैनात पहरेदारों में से एक सिपाही तदनुसार पत्र ले जाने के लिए भेजा गया था। ऑक्टेवियस जब इसे दिया गया था, उसने तुरंत लिफाफा खोला और पत्र को पढ़ा जो लिखा था जैसा था। उन दिनों प्रथागत धातु की एक छोटी सी गोली पर उन्होंने पाया कि यह एक संक्षिप्त था, लेकिन क्लियोपेट्रा की अत्यावश्यक याचिका स्पष्ट रूप से आंदोलन और उत्तेजना में लिखी गई। प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके अपराध को अनदेखा कर देगा और उसे उसके साथ दफनाने की अनुमति देगा। एंटनी ऑक्टेवियस ने तुरंत अनुमान लगाया कि उसने खुद को नष्ट कर लिया है। उसने भेज दिया, सीधे उसके स्थान पर जाने के आदेश के साथ कुछ दूतों को एक बार में छोड़ दें। कारावास और सत्य का पता लगाना, स्वयं उनका अनुसरण करने का इरादा। तुरंत द्वार पर पहुंचने पर दूतों ने पहरेदारों और सैनिकों को पाया। दरवाजे के सामने चुपचाप पहरे पर, मानो सब ठीक हो। क्लियोपेट्रा में प्रवेश करने पर हालांकि कमरे में उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। क्लियोपेट्रा मृत अवस्था में पड़ी थी। एक शयन, उसकी एक औरत फर्श पर पड़ी थी, वह भी मरी हुई थी। दूसरा, जिसका नाम चार्मियन थी, अपनी मालकिन के शरीर पर बैठी थी, उसे प्यार से सहला रही थी। उसके केशों में फूल सजाना और उसका मुकुट सजाना के दूत। ऑक्टेवियस इस तमाशे को देखकर विस्मय से भर गया और चार्मियन से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यह ठीक है, चार्मियन ने कहा। क्लियोपेट्रा ने एक राजकुमारी के योग्य तरीके से अभिनय किया है जो इतने महान ऐसे उतरा है। राजाओं की पंक्ति जैसे ही चार्मियन ने यह कहा, वह खुद को डूबने लगी, बेहोश हो गई। बिस्तर और लगभग तुरंत समाप्त हो गया। इस तरह के नजारे को देखकर वहां खड़े लोग न केवल हैरान रह गए, उनके सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन वे अपने प्रयासों में हैरान और भ्रमित थे, यह पता लगाने के लिए कि क्लियोपेट्रा और उनकी महिलाएं किस माध्यम से प्रभावित करने में सफल रहीं। उनका डिजाइन। उन्होंने शवों की जांच की, लेकिन हिंसा के कोई निशान नहीं थे। पता चला। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कोई हथियार नहीं था और कोई संकेत नहीं था। जहर के किसी भी साधन का पता लगाना था। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा। दीवार पर एक जानवर के घिनौने ट्रैक की तरह दिखाई दिया, एक खिड़की की ओर, जो उन्होंने सोचा कि एक एस्प द्वारा निर्मित किया गया हो सकता है, लेकिन सरीसृप ही था। कहीं नहीं देखा। उन्होंने बड़ी सावधानी से शरीर की जांच की, लेकिन कोई निशान नहीं। कोई काट या डंक पाया जाना था, सिवाय इसके कि 2 बहुत मामूली और थे। बाह पर मुश्किल से दिखाई देने वाले पंचर, जो कुछ लोगों को लगता है कि हो सकते हैं। ऐसा कारण हो गया है। उसकी मौत का साधन और तरीका शामिल लग रहा था। अभेद्य रहस्य में इस विषय पर बाद में दोनों में कई तरह की अफवाहें प्रचलन में थीं। अलेक्जेंड्रिया और रोम में हालांकि रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। कुछ ने कहा कि उन अंजीरों के बीच जो वह दास ले आया या एक रेमक छिपा हुआ या टोकरी में, कि वह इसे इस तरह से लाया, एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा, उसके और क्लियोपेट्रा के बीच, और जब उसने इसे प्राप्त किया तो उसने रखा। उसकी बाह पर प्राणी
दूसरों का कहना है कि उसके पास स्टील का एक छोटा उपकरण था, सुई, एक जहरीली नोक के साथ, जिसे उसने अपने बालों में छुपा रखा था, और वह भी उसने खुद को उसके साथ मार डाला बिना कोई दृश्य घाव पैदा किए। दूसरी कहानी था कि उसके अपार्टमेंट में कहीं एक बॉक्स में एक एस्प थी जो उसके पास थी, इस अवसर के लिए आरक्षित, और जब अंत में समय आया तो वह चुभ गई और उसे क्रोधित करने के लिए सोने की चोली से छेड़ा और फिर उसे उसके मांस पर रख दिया और इसका डंक प्राप्त किया। इनमें से कौन सी कहानी, अगर उनमें से कोई भी सच थी, हो सकती है, कभी पता नहीं चलेगा। हालांकि यह आमतौर पर मानव जाति के बीच माना जाता रहा है। क्लियोपेट्रा किसी न किसी तरह एस्प के आत्मदाह के डंक से मर गई और चित्रों और मूर्तियों को बिना संख्या के चित्रित करने के लिए बनाया गया है। और दृश्य को याद करो, वास्तव में उसकी मृत्यु के तरीके के संबंध में यह अनुमान द्वारा पुष्टि की गई है। रोम लौटने पर खुद ऑक्टेवियस की कार्रवाई, जो एक मजबूत प्रस्तुत करती है जिस तरह से उसके बंदी ने आखिरकार उसे चकमा दिया, उसके बारे में उसकी राय का संकेत। अपनी विजयी रेलगाड़ी में स्वयं रानी को प्रदर्शित न कर पाने से निराश, उसने एक एस्प की छवि के साथ एक स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जो उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसके हाथ पर, और यह मूर्तिकला उसने पहले प्रमुख रूप से पैदा की थी, राजधानी में उनकी भव्य विजय प्रविष्टि में टोकन और ट्रॉफी के रूप में। दुखी मिस्र की रानी का अंतिम पतन। आशा है कि आप सभी क्लियोपेट्रा की कहानी का आनंद ले रहे होंगे। हम आपसे नई कहानी के साथ मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द आ रहा हूं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।